It is very important to understand basic physiological system, or you can say anatomy and physiology of stress, to be able to manage stress. Stress is very commonly used word, but very few people go to depth and understand it properly. When we understand the problem in a proper sense, in complete sense, or you can call it holistic sense, we'll be able to handle this problem better. अब सबसे पहले जो हमें समझना है कि स्ट्रेस क्या है। सबको पता है कि स्ट्रेस कुछ प्रॉब्लम है और सभी लोग यूज़ करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं, और कॉमन एक तरह से बोली चाली की भाषा में इसको सामान्य लोग यूज़ करते हैं। अब स्ट्रेस फिजियोलॉजिकल एंगल से हमें देखना है तो स्ट्रेस इज एक्चुअली अ रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू परसीव्ड थ्रेट। जब हम सिचुएशन, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उस प्रेजेंट सिचुएशंस को थ्रेटफुल समझते हैं, डेंजरस या रिस्की समझते हैं, ऐसे सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए बॉडी के अंदर एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, एंड दैट फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म और दैट रिएक्शन इज स्ट्रेस। अब ये रिएक्शन क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अभी हम जहाँ बैठे हैं उस जगह में कोई पॉइजनस इंसेक्ट आ गया हो या कोई डेंजरस एनिमल आ गया हो, तो हम क्या करेंगे? उससे अपने आप को बचाने के लिए रिएक्ट करेंगे। वह रिएक्शन एक्चुअल में स्ट्रेस रिएक्शन है। तो ऐसे में सबसे पहले क्या होगा? द मोमेंट वी रियलाइज़ कि जो भी इंसेक्ट या एनिमल हमारे आसपास में है वह हार्मफुल हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, जैसे ऐसा अनुभव होगा, हम लोग इमीडिएटली क्या करेंगे कि उससे अपने आप को बचाने के लिए भागने की कोशिश करेंगे या उसको भगाने के लिए कोई साधन लेकर के उसको डराने की कोशिश करेंगे। और इसको करने के लिए हमारे शरीर में क्या ज़रूरत पड़ता है? एक तो सेंसरी सिस्टम पूरी तरह से जागृत रहें, अलर्ट रहें, ये ज़रूरी है। दूसरा, एक्शन टेकिंग सिस्टम, जो जिससे हम एक्शन लेते हैं, वह एक्शन टेकिंग सिस्टम भी पूरी तरह से ऊर्जा से भरे हुए हों, सो दैट हम एक्शन ले सकें। अब एक्शन टेकिंग सिस्टम में हमारे हाथ, पैर और मुंह है मुख्य रूप से इस समय ऐसे थ्रेटफुल सिचुएशन को टैकल करने के लिए। और इन एरिया में एनर्जी का भरपूर सप्लाई होना ज़रूरी होता है, तभी हम एक्शन ले पाएंगे। और वहाँ एनर्जी एक्स्ट्रा सप्लाई करने के लिए बॉडी क्या करती है? हमारे शरीर के अंदर जो नेचुरल प्रोसेस में एनर्जी कंजप्शन हो रहा था, उस एनर्जी कंजप्शन को स्लो डाउन करेगा। और नेचुरल प्रोसेस में कहाँ एनर्जी कंज्यूम हो रहा होता है? खाना को पचाने के लिए, डाइजेशन जिसको हम कहेंगे, या उसको एब्जर्व करने में, या उसको सेल्स के अंदर एसिमिलेट करने में, या उस पूरे प्रोसेस में, डाइजेशन के प्रोसेस में या सेल्स के लेवल में इसका एसिमिलेट करते समय जो भी वेस्टेज बनता है, उस वेस्टेज को शरीर से बाहर निकालने में जो भी एनर्जी लग रहा था, क्योंकि बिना एनर्जी शरीर में कोई काम नहीं हो सकता। इनफैक्ट बाहर भी बिना एनर्जी कुछ भी नहीं हो सकता। आप सुन रहे हो तो भी आपका एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो भी मेरा एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, और मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ तो भी इसमें एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, या चाहे कुछ भी करें तो इसमें एनर्जी कंजप्शन होता है। बिना एनर्जी कुछ काम नहीं होता। अब ये शरीर के जो बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, इस प्रोसेस में भी एनर्जी कंजप्शन हो रहा है। और जब थ्रेटफुल सिचुएशन परसीव होता है तो उस समय ये सारा बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में एनर्जी का जो कंजप्शन था वह रिड्यूस हो करके मिनिमम पॉसिबल होगा, जिससे मेंटेन हो सके और जीवित रह सकें, इतना मिनिमम होगा। और जो प्रिजर्व एनर्जी है
ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा करके इन सेंसरी सिस्टम और एक्शन टेकिंग सिस्टम में शरीर ट्रांसफ़र करेगी या ट्रांसपोर्ट करेगी। जब ऐसा होता है तो फिर सेंसरी सिस्टम और एक्शन टेकिंग सिस्टम पर ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। इसीलिए जैसे थ्रेटफुल परसेप्शन के समय में आप देखेंगे तो हमारे स्किन के पोर्स भी खुले हुए पाएंगे, या इसी तरीके से आंखें लाल होते हुए पाएंगे, कान रेड होते हुए पाएंगे। बिकॉज ऑफ दैट वेरी रीजन नाक के पोर्स भी थोड़ा सा खुलेंगे ज़्यादा ऐसे समय में। क्यों? क्योंकि दीज सिस्टम्स आर गेटिंग इंक्रीज फ्लो ऑफ ब्लड टू इंश्योर दे रिमेन vibrant, energetic enough to perceive or take proper input so that safety measure can be taken properly. अब ये शरीर के अंदर से डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा था, वह एनर्जी इन सेंसरी सिस्टम और एक्शन टेकिंग सिस्टम की ओर चैनलाइज हो गया। तो स्वाभाविक है उस समय हमारा डाइजेशन कम हो रहा है, पुअर हो रहा है। स्वाभाविक है शरीर के अंदर से वेस्टेज बाहर निकल नहीं रहे हैं सही से, क्योंकि निकालने का प्रोसेस उतना थ्रेटफुल नहीं है, इसीलिए इसको भी शरीर स्लो डाउन करी हुई है। अब जो एनर्जी इस प्रोसेस में से जो कंज्यूम हो रहा था उसको रोक करके थोड़ा बहुत प्रिजर्व हुआ है। उस एनर्जी को सप्लाई करने के लिए हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, तो हार्ट स्टार्ट पंपिंग फास्टर। लेकिन उस एनर्जी अकेले से काम नहीं चलेगा। जो भी प्रिजर्व न्यूट्रिएंट्स है उसको सेल्स और ये सेंसरी सिस्टम और एक्शन टेकिंग सिस्टम पर भेज तो दिया, लेकिन इससे एनर्जी प्रॉपरली प्रोड्यूस करने के लिए इसको जलाना पड़ता है, और उसको जलाने के लिए ईंधन के रूप में ऑक्सीजन चाहिए होता है, और ऑक्सीजन का सप्लाई ब्रीदिंग के थ्रू होना है, तो ब्रीदिंग उस समय तेज़ी से होने लगती है। इसका मतलब डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन से रिलेटेड पूरे सिस्टम स्लो डाउन होकर के हार्ट और लंग्स तेज़ी से काम कर रहे हैं, और सेंसरी सिस्टम और एक्शन टेकिंग सिस्टम ओवर एक्टिव हो रहे हैं। जब ऐसा अवस्था होता है तो सामान्य अवस्था में नॉर्मली जो स्ट्रेस का रिएक्शन होता है, फाइट, फ्लाइट और फ्लो कहते हैं, ये तीन में से एक रिएक्शन होते हैं जब स्ट्रेस हम परसीव करते हैं। अगर रियल सिचुएशन होगा तो मोस्टली हम लोग फाइट करते हैं। मान लो सांप आ गया तो हम उसको भगाएंगे या खुद भागेंगे। इस रिएक्शन को फाइट रिएक्शन कहते हैं। जो भगाने के लिए लगते हैं वो फाइट रिएक्शन हो गया, और भागेंगे तो फ्लाइट हो गया। और तीसरा जो रिएक्शन होता है वो फ्लो कहते हैं। अगर ये दोनों करने के लिए लायक नहीं है या ऐसा हालत नहीं है तो इंसान फिर सरेंडर करता है। मान लो कभी कभी कोई लोग कोलैप्स भी हो जाते हैं, तो ऐसे स्टेज को फ्लो कहेंगे। तो फाइट, फ्लाइट एंड फ्लो में से एक रिएक्शन होता है। अगर हमने सिचुएशन के अनुसार फाइट कर लिया या हम लोग फ्लाइट कर गए, भाग गए, तो उसके बाद जब उस सिचुएशन से दूर पहुंचते हैं तो हमारा सेंसरी सिस्टम फिर परसीव करेगा कि अब यहाँ थ्रेट नहीं है। द मोमेंट आवर सिस्टम परसीव दैट थ्रेट कि अब हम थ्रेट से बच गए, इमीडिएटली बॉडी विल रिलीज हैप्पी हार्मोन, नॉरएड्रेनालिन बोलते हैं। अब नॉरएड्रेनालिन रिलीज होने के बाद पहले का जो ओवर एक्टिव सिस्टम थे नॉर्मल हो जाएंगे, पैसिव सिस्टम थे वो एक्टिव हो जाएंगे। इस पूरे मेकानिज़म को रेगुलेट करने के लिए नर्वस सिस्टम का भी इम्पॉर्टेंट और एक्टिव रोल होता है। इस फिजियोलॉजी को मैंने पहले भी समझाया था, फिर इस बार रिपीट करता हूँ। जब हमारे सेंसरी सिस्टम से इनपुट जाता है ब्रेन के अंदर, ब्रेन ऑफ द ब्रेन है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस के पास ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होने के लिए जाते हैं, और हाइपोथैलेमस इन सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक कॉग्निशन या समझ बनाता है। उस समझ के आधार पर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को इन्फॉर्मेशन भेजता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक्शन लेता है, और वो एक तरह से मास्टर ग्लैंड है, तो वो रिलीज़ करता है ACTH हार्मोन। ACTH हार्मोन जैसे रिलीज होता है, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं इसको,
जैसे ही रिलीज होता है, एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन हार्मोन या कोर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस करता है। अब कोर्टिसोल का सिक्रेशन होते ही शरीर के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन होता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये इंश्योर कराता है कि सारे सेंसरी सिस्टम ओवर एक्टिव हो और एक्शन टेकिंग सिस्टम ओवर एक्टिव हो। वहाँ इनफ एनर्जी सप्लाई करने के लिए हार्ट और रेस्पिरेशन प्रोसेस तेज़ी से काम करें, और एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाए। ये पूरा काम एड्रेनलिन या कोर्टिसोल के रिलीज होने के बाद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंश्योर कराता है। और जब हम भाग करके या प्रॉब्लम को फेस करके उसको ओवरकम करके ये परसीव करें कि अब ये थ्रेट नहीं है, इमीडिएटली ऑन द बेसिस ऑफ दैट परसेप्शन, अगेन ये इन्फॉर्मेशन सेंसरी सिस्टम से ही जाता है हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस समझता है, परसीव करता है, समझ बनाता है कि अब थ्रेट नहीं है, फिर उस इन्फॉर्मेशन को पिट्यूटरी के पास भेजता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर नॉर एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करके किडनी के थ्रू, किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू ये रिलीज करवाता है। द मोमेंट दैट हैपन, फिर हमारा पूरा सिस्टम एक तरह से उस समय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, एंड वंस द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड, it will restart the metabolic activities that includes digestion, absorption, assimilation and excretion, and it will relax the heart and lungs, it will relax the sensory system and action taking system. ये पूरा प्रोसेस जो मैकेनिज्म है, इसको स्ट्रेस मैकेनिज्म कहते हैं। इसका मतलब आप ये देखिए कि जैसे हमारा जो हाइपोथैलेमस को सेंसरी इनपुट जाते हैं कि अब डर नहीं है, थ्रेट नहीं है, अर्थात एक तरह से कंफर्ट का परसेप्शन होता है, फियरलेसनेस या थ्रेट फ्री स्टेट का परसेप्शन होता है, उस समय हमारा सिस्टम रिलैक्स होकर के नेचुरल ढंग से काम कर पाता है। ऐसे अवस्था आजकल के नॉर्मल टाइम में मोस्टली हो नहीं पाता है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। आजकल हम लोग ग्लोबल न्यूज़ को देखते हैं। अब दुनिया के किसी दूसरे कोने में कोई इंसिडेंट हो रखा है, उसका भी हमें एवरीडे सुबह सुबह न्यूज़ देख कर के अपने मन को डराते हैं। और न्यूज़पेपर मोस्टली नेगेटिव न्यूज़ से भरे होते हैं। टेलीविज़न से लेकर के कोई भी न्यूज़ का जो मैकेनिज्म है उसको देखते हैं तो नेगेटिव न्यूज़ अक्सर हाईलाइटेड होते हैं। और बाहर हमारा सिस्टम भी ऐसा बना हुआ है, जब बाहर कोई नेगेटिव इंसिडेंट हो रखा हो एक साइड में, दूसरे साइड में कुछ पॉजिटिव अच्छी बातें हो रखी हो, तो हमारा मन पहले नेगेटिव क्या हो रखा है उसको ढूंढने की कोशिश करता है, उसको जानने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंसिडेंट अगर आसपास में हो रखा है तो उसका नुकसान हमारे जान जाने की संभावना ज़्यादा है, उससे हमें ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उसको भरपाई करना मुश्किल हो सकता है। शायद इन्हीं वजह से साइकोलॉजिकली हम लोग नेगेटिव चीज़ों के बारे में थोड़ा ज़्यादा अलर्ट होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों से हमें कोई डर नहीं है, इसीलिए हम उसको बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं होते हैं। क्योंकि पॉजिटिव हो रखा है तो क्या बात है, कुछ होगा तो अच्छा ही होगा, वी आर फ्री फ्रॉम फियर। इसीलिए पॉजिटिव चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं होते। इवन लाइफ के इंसिडेंट को भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, बचपन से आज तक जो भी आपके साथ लाइफ में घटना घटे हैं, उसके नेगेटिव चीज़ें आपको ज़्यादा रिकॉल होते हैं, ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें याद होते हैं, और बहुत कम पॉजिटिव इंसिडेंट्स याद रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव इंसिडेंट्स पूरी तरह से गायब होते हैं, ये अक्सर याद होते हैं, तो भी ये मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, दूसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, वह इन्फॉर्मेशन जब हम चाहें तभी निकल के आते हैं, लेकिन जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होते हैं अक्सर शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होते हैं, और वो रिपीट होते रहते हैं, घूमते रहते हैं इन्फॉर्मेशन, जिसके कारण से हमारे बिहेवियर को ये प्रभावित करते हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो आपके अलमीरा के अंदर रखे हुए सामान, अपने घर के अंदर अलमीरा के अंदर रखे हुए सामान आपके ध्यान को बार बार नहीं खींचेंगे, लेकिन आपके रूम में चारों ओर फैले हुए सामान आपके ध्यान को बार बार खींचेंगे। अगर अलमीरा के अंदर सामान
मिला करके रखा हो, ना मिला के रखा हो, वो बंद पड़ा हुआ है, कई समय से पड़ा हुआ है, तो आपका ध्यान उतना भटकेगा नहीं। लेकिन आपके घर में, रूम में सामान बिखरा पड़ा है तो आप बहुत रेस्टलेस फील करेंगे, अस्त व्यस्त अनुभव करेंगे, डिस्कम्फर्ट अनुभव करेंगे, उससे आपका पूरा सिस्टम डिस्कम्फर्ट अनुभव करेगा। यही चीज़ होता है। इसी तरह का इफ़ेक्ट ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्फॉर्मेशन, लॉन्ग टर्म मेमोरी के इन्फॉर्मेशन का होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन बार बार रिकॉल करते हैं, ये हमारे मन को, मनोदशा को या बिहेवियर को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में अक्सर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रिकॉल होते हैं, ज़्यादा घूमते हैं, ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइफ सेविंग मैकेनिज़्म से संबंध रखने वाले होते हैं। और अक्सर लोगों को जो ज़्यादा समय तनाव में रह रहे होते हैं या डिप्रेशन के स्टेट में जा रहे होते हैं, उन लोगों को अगर हम स्टडी करते हैं तो उनके मन में नेगेटिव चीज़ों का इतना ज़्यादा डोमिनेशन होता है कि उसको ओवरकम ही नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन लोगों का डाइजेशन पुअर होता है, जिसके कारण उनका एक्सक्रेशन सिस्टम पुअर होता है, जिससे शरीर के अंदर टॉक्सिन का लेवल बढ़ा होता है। जब शरीर के अंदर टॉक्सिन का लेवल बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से शरीर के बहुत सारे सिस्टम नेगेटिवली इफेक्ट होंगे। ब्लड का कंपोजिशन ख़राब हो जाएगा, ब्लड धीरे धीरे एसिडिक होता जाएगा, क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड बनता रहता है। उस एसिड के कारण से और ज़्यादा सेलुलर सिस्टम वीक होता जाता है। एक और दूसरी ओर ब्लड जब गाढ़ा होता है तो उस गाढ़ा ब्लड को सप्लाई करने के लिए हार्ट के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है। ब्लड जब टॉक्सिन्स डिटॉक्स हो नहीं रहे हैं तो ब्लड गाढ़ा हो रहा है, तो उस केस में आर्टरीज में ब्लॉकेज का भी संभावना बढ़ जाता है। और इस तरीके से एक के बाद दूसरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे। और जब ऐसा सारा अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है तो इन सारे इन्फॉर्मेशन को नर्वस सिस्टम के थ्रू प्रोसेस करके ब्रेन मॉनिटर कर रहा होता है, और ब्रेन रिलैक्स स्टेट में जा ही नहीं पाता है, जिसके कारण हैप्पी हार्मोन प्रोडक्शन होने का संभावना नहीं रहता। जब हैप्पी हार्मोन का प्रोडक्शन कम होता है तो शरीर का रिपेयरिंग सिस्टम पुअर होता है, और फिर धीरे धीरे इंसान डिप्रेशन की ओर चला जाता है। अब जब हमेशा ही डिप्रेशन, हमेशा ही डिस्कम्फर्ट अनुभव होता रहा, लगातार उससे उभर ही नहीं पा रहा है, तो इंसान फिर कई बार सुसाइडल तक हो जाता है। तो इन सारे कंडीशंस को ओवरकम करना है तो हमारे परसेप्शन पैटर्न को इम्प्रूव करना पड़ता है। अब आपको समझ में आ गया कि कारण कुछ भी हो, इसका सलूशन अगर ढूंढना है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव इन्फॉर्मेशंस डालना पड़ेगा और परसेप्शन को पॉजिटिव बनाना होगा। जब परसेप्शन पॉजिटिव होगा तो फिर हमारे शरीर के अंदर जो एक तरह से स्ट्रेस हार्मोन का प्रोडक्शन कम होगा, जिसके कारण पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिसके कारण मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नॉर्मल होगा, जिसके कारण एक्सक्रेशनरी सिस्टम नॉर्मल काम कर पाएगा। जब ये सारा सिस्टम सही ढंग से काम करेगा, ऑटो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हमारे इंटरनल जो डिस्कम्फर्ट है वो कम होता हुआ ब्रेन परसीव कर पाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर हैप्पी हार्मोन का साइकिल शुरू होगा, जो हमें तनाव से पूरी तरह से मुक्ति दे सकता है। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट वी कैन यूज़ एंड अप्लाई एंड मैनिपुलेट विद द प्रैक्टिस ऑफ योगा। यही कारण है कि जब हम लोग योग का अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे शरीर को मुश्किल प्रोसेस में ले जाते हुए उसके अंदर भी पॉजिटिव को ढूंढने का आदत डेवलप कराते हैं। और एक गुड न्यूज़ है कि एक्लेमेटाइजेशन मैकेनिज्म हमारे शरीर के अंदर इनबिल्ट मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए हम शरीर के कमज़ोर सिस्टम को भी धीरे धीरे रेजिस्टेंस के माध्यम से मजबूत बनाते हैं और दर्द को सहन करने का कैपेसिटी बिल्ड करते हैं। दर्द भरे हुए सिचुएशन में भी पॉजिटिव को ढूंढने का आदत डेवलप करते हैं। इससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे फिजिकल बॉडी का भी डिफ़िकल्टीज़ को टॉलरेट करने का कैपेसिटी बिल्ड होगा, और हमारा मेंटल और इमोशनल लेवल में भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से घबराने के बजाय उसको देखने का, विटनेस करने का, परसीव करने का और उसको बर्दाश्त करते हुए उसमें से भी पॉजिटिव चीज़ को ढूंढने का कैपेसिटी बिल्ड होगा। दैट इज़ व्हाट वी डू इन योगा प्रैक्टिस। जब हम आसन कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होती कि हमेशा आसन ईजी होते हैं, मुश्किल होते हैं, तो भी हम उसके अंदर भी पॉजिटिव को ढूंढ करके
दर्द से हम अपने आप को और मजबूत और फ्लेक्सिबल होते हुए अनुभव करते हैं। हमने दर्द से चीखते हुए रोते नहीं हैं, दर्द के अंदर भी वो मीठा सा अनुभव होता है, उसको ढूंढते हैं, जो फिर बॉडी के अंदर एक हैप्पी हार्मोन जिसको कहते हैं एंडोर्फिन रिलीज कराएगा। और इसी तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम प्रैक्टिस करते हैं, उसमें ऑटो सजेशन के कई सारे टेक्निक्स है, माइंड को पॉजिटिव चीज़ों में फोकस कराने के कई सारे टेक्निक्स है। इन सारे टेक्निक्स को बार बार अभ्यास करके हम अपने माइंड और इमोशन को प्रोग्राम करते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें स्ट्रेस के कारण से जो केमिकल रिएक्शंस में चेंज आया था, उसको पूरी तरह से बदल करके पॉजिटिव हार्मोन्स अर्थात हैप्पी हार्मोन के प्रोडक्शन साइकिल को बढ़ा सकते हैं। यह काम यौगिक टेक्निक, योग में प्रैक्टिस करने वाले, चाहे वो रिलैक्सेशन टेक्निक हो या योग निद्रा के टेक्निक्स हों, आसन करते समय अवेयरनेस प्रैक्टिस के टेक्निक हो, या प्राणायाम और प्रत्याहार करते समय सेंसरी सिस्टम के जो इनपुट है उसको कंट्रोल करके होल्ड ऑन करके जो ज़रूरत है उसी में फोकस करने का कैपेसिटी बिल्ड करने के टेक्निक हो, या ध्यान के टेक्निक हो, इन सभी टेक्निक के माध्यम से हम अपने माइंड में क्या जा रहा है उसको कंट्रोल कर पाते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम माइंड नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से डोमिनेट नहीं हो पाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से डोमिनेट नहीं हो पाएगा, जिससे हमारा इंटरनल स्टेट पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा समय बना रहेगा, जो हमारे हार्मोनल रिएक्शन प्रोसेस को पॉजिटिव बनाए रखेगा। अगर उस समय थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टीज़ भी आ जाए तो हमारा शरीर अंदर से टॉलरेट करने के लिए कैपेबल हो चुका होता है, देन विल बी एबल टू ओवरकम द कॉम्प्लिकेशन दैट कम्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो इस तरह से हम स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक में शवासन, योग निद्रा बहुत ज़रूरी है। और कई लोगों का थोड़ा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं तो आंखें बंद करते ही वो फिर डिप्रेशन में या ऐसे सुसाइडल टाइप थॉट में पहुंच जाते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा सीवियर जो स्ट्रेस वाले कंडीशन वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को पॉजिटिव ऑटो सजेशन वाले या डायनामिक ऑटो सजेशन वाले प्रैक्टिस कराया जाता है। उनको एक पॉइंट में फोकस करने के लिए फोकस करके बैठने के बजाय उनको गाइड करते रहेंगे, माइंड को पॉजिटिव चीज़ों में पहुंचा करके उसके एक्सपीरियंस करने के लिए गाइड करते रहेंगे। तो माइंड में पॉजिटिव चीज़ों का थोड़ा भी अनुभव होने लगता है, तो परसेप्शन पैटर्न बदल जाता है। जब ऐसा होता है तो वो जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव सिम्टम वाले थे, वो लोग भी धीरे धीरे चेंज होते जाएंगे। एंड दिस इज़ हाउ प्रैक्टिस और द टेक्निक्स ऑफ योगा विल हेल्प अस मैनेज स्ट्रेस। ये बहुत इफ़ेक्टिव टूल है। यही कारण है मेडिकल रिसर्च में बहुत बड़ा नाम, जैसे हार्वर्ड मेडिकल रिसर्च जर्नल ने भी जब एक रिसर्च पेपर पब्लिश करते हुए कोट किया कि इफ़ योगा वेर मेडिसिन इट वुड हैव बीन बेस्ट सेलिंग मेडिसिन टू मैनेज स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दीज रीजन, दीज मेजर। तो इस बात को हम माइंड में रखते हुए एज ए योगा थेरापिस्ट पहले फिजियोलॉजिकल सिस्टम को समझें, एनाटॉमिकल सिस्टम में कहाँ कहाँ किस तरह का प्रभाव आता है, इन चीज़ों को समझ लें, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस को अप्लाई करें। तो विद श्योरिटी एंड सर्टेनिटी विल बी एबल टू मैनेज स्ट्रेस बेटर, सो दैट विल रिमेन एट अ पॉजिटिव स्टेट, जिससे शरीर के अंदर फिजियोलॉजिकल लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर ग्रेजुअली मेंटल इमोशनल लेवल में भी एक तरह से हार्मनी डेवलप होगा। जब ये सारा चीज़ें स्टेबल होता है तभी इंसान स्पिरिचुअल अवेकनिंग के और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की ओर पहुंच पाता है। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ द पाथ दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड।